तो समझो आज का टॉपिक देखो हमारा क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण। जब भारत आजाद हुआ तो क्या जो वर्तमान का भारत है वैसा ही भारत था हमें मिला? वैसा भारत नहीं मिला। भारत कैसा था? टुकड़ों में विभाजित था। ठीक है। इन टुकड़ों को संभालने में भारत को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो कैसे कैसे चीजें हुई, इस क्लास में आज सारा टॉपिक पढ़ा जाएगा। ठीक। जैसे अंडमान निकोबार पर किसका अधिकार, फिर ये कैसे भारतीय संघ में सम्मिलित हुआ, उसी तरह से पौंडीचेरी पर किसका अधिकार, इसको भारतीय संघ में कैसे मिलाया गया, दादर नागर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये भारत आजाद होने के बाद भी ये भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए थे। ठीक। इनको बाद में क्या प्रक्रिया अपनाई भारतीय सरकार ने, भारतीय संघ ने, जिसकी वजह से ये बाद में कालांतर में किसमें जुड़ गए, भारतीय संघ में। ठीक है, तो एक एक करके इन सबका अध्ययन किया जाएगा आज। ठीक। तो देखो पहले शुरू करो। बात कब की हो रही है? बात है स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत यानी 15 अगस्त 1947 के बाद। क्या वर्तमान का भारत आज का भारत उस समय का भारत था? तो इस पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक स्टेटमेंट दिया कि अंग्रेज भारत छोड़कर गए, लेकिन अंग्रेज हमें ऐसा भारत छोड़ गए जो किसमें फंसा हुआ, कीचड़ में फंसा हुआ है। यानी कई सारी परिस्थितियां थी भारत के सामने। ये वही समय है जब भारत किससे जूझ रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। ये वही समय है जब भारत में क्या है, देसी रियासतों को मिलाने की कोशिशें जारी हैं। ये वही भारत है जब भारत में अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, ये सभी समस्याएं क्या चल रही हैं, भारत में लग रही हो रही हैं। तो हमें इस पूरे भारत को क्या करना था, एकीकृत। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी, जो अंग्रेज भारत छोड़ गए वो कैसे भागों में बटा हुआ था, टुकड़ों में बटा था। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी इन टुकड़ों को समाहित कर कर एक भारत का निर्माण करना। वही भारत जो आज भारत संघ के रूप में जाना जाता है। ठीक। इसमें क्या क्या प्रयास किए गए और कैसे कैसे हुआ, ये सब चीजें पढ़ेंगे। तो देखो, जैसे पहली चीज उठाते अंडमान निकोबार द्वीप। ये क्या है? अंडमान निकोबार। ठीक। जब भारत आजाद हुआ, भारत आजाद कब हुआ, 1947। उस समय अंडमान निकोबार द्वीप हमारा हिस्सा नहीं था। ठीक। देखो 1947 हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि अंग्रेज चले तो गए, लेकिन अंग्रेजों का जहां अधिकार था, अंग्रेजों के साथ साथ कई विदेशी कंपनियों का भारत में अधिकार था। जैसे इस समय भारत में कितने उपनिवेश थे? ब्रिटेन का उपनिवेश था। आजादी के बाद भी ब्रिटेन का उपनिवेश कौन था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस अंडमान निकोबार द्वीप में किसका अधिकार क्षेत्र? यूके का। इसी तरह से फ्रांसीसी भी 1947 के बाद भारत में थे। कहां पर थे? जैसे यहां पर वेस्ट बंगाल में एक जगह है, हमने आपको बताया था चंद्रनगर। चंद्रनगर में किसकी कोठी स्थापित थी? फ्रांसीसियों की। ठीक है। इसी तरह से यनम, ये जिसका किसका क्षेत्र है, पौंडीचेरी का, इस पर किसका अधिकार? फ्रांसीसियों का। इसी तरह से नीचे आओ, पौंडीचेरी, इस पर किसका अधिकार? फ्रांसीसियों का। इसके नीचे कारिकाल, ये इस पर किसका अधिकार? फ्रांसीसियों का। और इसके जस्ट बगल में आओ, ये क्या है, माहे, इस पर भी किसका अधिकार? भारत आजाद हो चुका है लेकिन फिर भी इस पर किसका अधिकार हो रहा है? अंडमान निकोबार में यूके का। चार कोठी, चंद्रनगर, चंद्रनगर, यमन, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे, इस पर किसका अधिकार? फ्रांसीसियों का। इसी तरह से ये कौन सा क्षेत्र है? दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये वाला क्षेत्र। एक ये क्षेत्र और एक ये क्षेत्र, और इसके साथ साथ गोवा। इन तीनों पर किसका अधिकार? पुर्तगालियों का। तो हम एक एक चीज पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति और कैसे उसको भारत में
भारतीय संघ में मिलाकर उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। इसी के बाद चंद्रनगर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या स्थितियां बनी जिसकी वजह से बाद में इसको वेस्ट बंगाल को दे दिया गया भारत सरकार ने। फिर यनम, पांडिचेरी, कराईकाल और माहे को कैसे क्या स्थिति बनी, और उसके बाद इनको क्या बना दिया गया, एक यूटीज और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, इनको भारतीय परिसंघ में कैसे मिलाया गया। तो एक एक करके अध्ययन किया जाएगा, तो चारों क्षेत्रों की स्थिति आपको क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। ठीक है, तो शुरू करो। शुरुआत कहाँ से करें, अंडमान से करें। चलो, ये क्षेत्र, इस क्षेत्र पर 1947 के बाद किसका अधिकार है अभी भी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, इस यूनाइटेड किंगडम पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को थोड़ा सा इतिहास देखो इसका। प्राचीन भारत, इन एंशियंट इंडिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो ये किसका अधिकार क्षेत्र में था, ये चोलों के अधिकार में था। चोल, वही राजेंद्र चोल और राजेंद्र प्रथम, ये सब चोल। ठीक है, तो जिसने लगभग 1050 तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसके अधीन रहा, चोलों के। और 1755 में ये अंडमान निकोबार द्वीप को डेनमार्क ने अपने कब्जे में ले लिया। ठीक, तो पहले किसके अधिकार में, चोलों के अधीन। फिर मध्यकाल और आधुनिक भारत में आते आते 1755 में इस पर किसका अधिकार हो गया, डेनमार्क का। 1868 में डेनमार्क का भारतीय व्यापार पर मन नहीं लगा, तो ये डेनमार्क भारत को छोड़कर कहां चले गए, अपने देश। और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसको छोड़ गए, ये अंग्रेजों को बेच गए। तो 1868 से लेकर आजादी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का। अब इनकी मंशा सुनो, अंग्रेज भारत छोड़कर चले जा रहे हैं 1947 में। ठीक, लेकिन उनकी मंशा यहां के लिए क्या थी कि हम इसको भारत को नहीं देंगे। किसको नहीं देंगे, अंडमान और निकोबार को हम भारत को नहीं देंगे, बल्कि इसको स्वतंत्र देश के रूप में रखेंगे। यानी एक नया देश बना के जाने वाले थे। अंग्रेजों की मंशा समझ में आई, भारत अलग, अंडमान अलग। अंडमान निकोबार एक अलग देश बनेगा, जो किसके लिए होगा, जो सिर्फ और सिर्फ आंग्ल भारतीयों के लिए होगा। और ये बर्मा है, यहां पर अंग्रेज और बर्मा के बीच संबंध हुआ, बच्चे बच्चे हुए। तो जैसे आंग्ल और भारतीयों के बीच संबंध स्थापित हुआ, तो क्या बच्चे होंगे, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियंस, जिनके माता या पिता में से एक कोई अंग्रेज होगा और दूसरा भारतीय। इसी तरह से अंग्रेज और बर्मी के बीच संबंध होगा, तो माँ या बर्मा की होगी या पिताजी बर्मा के होंगे। तो ये कैसे होंगे, इनको क्या बोलेंगे, आंग्ल बर्मी। इस देश को अलग घोषित करेगा कौन, ये अंग्रेजों की मंशा थी, जिसमें कौन रहेंगे, आंग्ल भारतीय रहेंगे और आंग्ल बर्मी रहेंगे। सोचो, अगर ये अंग्रेजों की मंशा पूरी हो जाती तो ये किस पर किसका अधिकार, ये एक फ्री कंट्री है, हो जाएगा। अगर अंग्रेजों की ये मंशा पूरी हो जाती तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा होता, एक फ्री कंट्री। अब सोचो, अगर ये कोई देश है दूसरा, भारत यहां पर, समुद्र पर इसका अधिकार और समुद्र पर, तो भारत के रणनीतिक क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता, कभी भी अटैक हो सकता था, दिक्कत होती। इस दिक्कत को ना बढ़े, इस वजह से भारत ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया और अंततः बाद में कालांतर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारतीय परिसंघ में शामिल करते हुए क्या घोषित कर दिया, यूटी। अंडमान की कहानी समझ में आई, फिर से देखो। प्राचीन भारत में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किसका अधिकार क्षेत्र, चोलों का, जो लगभग 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बने रहे। उसके बाद 1755 में यहां पर एक देश आता है, डेनमार्क। उद्देश्य क्या था, व्यापार करने का। व्यापार किया, लेकिन कुछ समय बाद इनका व्यापार से मन खत्म हो गया, भारत में व्यापार करने की इच्छा नहीं थी। तो 1868 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों को बेच गए। अब किसका अधिकार, 1947 भारत आजाद होता है, ब्रिटेन वासी कहां चले गए, यूके। लेकिन इसको अभी भी भारत में ना मिलाते हुए उन्होंने क्या कहा कि हम इसको स्वतंत्र देश के रूप में रखेंगे। वह स्वतंत्र देश किसके अधीन होगा,
जहां पर आंग्ल भारतीय रहेंगे और आंग्ल, अगर अंग्रेजों की ये मंशा पूरी हो जाती तो क्या होता? दो देश, दो देश के बीच क्या भारत के रक्षा संबंधी मुद्दों पर खतरा होता कि नहीं होता? इसलिए अंग्रेजों ने भारत के साथ एक समझौता किया और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारतीय परिसंघ में मिलाने के लिए राजी हो गए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ गया? भारत में। खत्म हो गई कहानी। दूसरा कौन सा बचा? अब देखो, अब बात करते किसकी। यहां पर एक राज जगह थी, कहाँ गया ये, यहां पर एक जगह है चंद्रनगर। चंद्रनगर की कोठी किसकी है? फ्रांसीसियों की। इसी तरह से पौंडीचेरी, कराईकाल, यनम और माहे, ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? चार, कौन कौन से? चंद्रनगर, दूसरा यनम, पौंडीचेरी, माहे और कराईकाल। भारत के आजादी के बाद भी ये पांच कोठियां किसके अधीन थी? फ्रांसीसियों के। अंग्रेज भारत को स्वतंत्र करके चले गए, लेकिन इस मुद्दों पर बिना कोई चर्चा किए फ्रांसीसियों से बात किए वो चले गए और कहा कि ये भारत और फ्रांसीसी आपस में देखेंगे। सोचो, आजादी के बाद भारत क्या कहेगा कि भाई अब ये छोड़ो और जाओ अपने देश, छोड़ो जाओ अपने देश, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन फ्रांसीसी नहीं जाएंगे। फ्रांसीसी कहेंगे चलो हम जा रहे हैं। यानी भारत और फ्रांसीसियों के बीच 1948 में एक समझौता होता है, जिसमें फ्रांसीसी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि चलिए चंद्रनगर के राज्य में आप क्या करा लें, जनमत संग्रह करा लें, जनता जो बोलेगी वो हो जाएगा। यानी ये आइडिया दिया किसने? फ्रांसीसियों ने। तो फ्रांसीसी जब ये आइडिया देंगे तो उनके मन में क्या मनसा है कि ये जनता कहाँ मिलेगी? फ्रांसीसियों में। लेकिन क्या होगा देखो, जनमत संग्रह हुआ कब? 1948 में। ठीक है, 1948 में जनमत संग्रह हुआ। फ्रांसीसियों का भरोसा था कि क्या ये जो जनता है वो किसके पक्ष में आएगी? फ्रांसीसियों के। लेकिन हुआ क्या? उल्टा। देखो, लगभग 7,463 लोगों ने भारत के पक्ष में वोट किया। कितने लोगों ने? चंद्रनगर की कोठी में लोगों की संख्या कितनी और भी है, लगभग 7,463 लोगों ने भारत के पक्ष में दिया, कहा कि हम भारत मिलना चाहेंगे। और इसके विपरीत सिर्फ 114 लोगों ने किसका सपोर्ट किया? फ्रांसीसियों का। इस जनमत संग्रह से फ्रांसीसी खौरिया गए। उन्हें भरोसा था कि चंद्रनगर के लोग किस में मिलेंगे, लेकिन उनके सोचने से क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? जस्ट उल्टा। यानी बड़ी व्यापक संख्या ने क्या कहा कि हम भारत मिलना चाहेंगे, खौरियाएंगे पक्का। यानी अब कहा गया 1949 में जब जनमत संग्रह का रिजल्ट आया तो भारत और फ्रांसीसियों के मध्य एक समझौते के तहत चंद्रनगर किसको दे दिया? भारत को। यानी अब चंद्रनगर पर किसका अधिकार? भारत का। और भारत ने चंद्रनगर किसको दे दिया? यहां पे कौन सा राज्य है? भारत ने चंद्रनगर किसको दे दिया? वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल एक राज्य था जिसमें चंद्रनगर भी शामिल कर दिया गया। चंद्रनगर की कहानी खत्म। बचा क्या? कितनी कोठी? एक, दो, तीन और चार। जैसे ही जनमत संग्रह भारत के पक्ष में आया, माहे और यनम, इन दोनों के फ्रांसीसी गवर्नर ने क्या कर दिया? यहां पे बैठे आदमियों का, भारतीयों का नरसंहार करना शुरू कर दिया। क्यों? और आ गए। इसकी खुन्नस कहां निकाली उन्होंने? माहे और यनम में। जैसे ही उन्होंने नरसंहार किया, भारत को मौका मिल गया क्या? मानव अधिकार को लेकर कि देखिए एक बाहर की विदेशी कंपनी हमारे भारतीय लोगों को क्या कर रही है? मार रही है। यानी मानव अधिकार के मुद्दे पर किसको सपोर्ट मिल गया? भारत को। किसका?
भारत ने ये बात कहाँ उठाई होगी? यूएनओ। अब देखा कि फ्रांसीसी की थू थू हो रही हर जगह, तो फ्रांसीसी क्या करेंगे? फ्रांसीसी क्या करेंगे? 1954 में कितने बचे? पौंडीचेरी, माहे, यनम और कराईकाल। ये किसको दे जाएंगे? भारत को। और भारत 1954 से इस पर कैसे अधिकार करने लगेगा? अर्जित क्षेत्र के रूप में। यहां तक समझ में आया? पक्का। अर्जित क्षेत्र के रूप में भारत को क्या मिल गया? पौंडीचेरी, जिसमें माहे, यमन, यनम, कारिकाल और पौंडीचेरी खुद शामिल थे। किस किस रूप में मिल गया भारत को? 1954 में कौन दे गया? फ्रांस की सरकार किसको दे गई? भारत को दे गई। और भारत ने उसको 54 में किस रूप में स्वीकार किया? अर्जित क्षेत्र। यह मामला 1954। 1962 में फ्रांसीसी सरकार की जो ये बात है उसको कहां रखा गया? यानी फ्रांसीसी संसद ने पौंडीचेरी के पक्ष में अनुमोदन कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया। क्या अप्रूव कर दिया? कि अब वास्तव में ये चारों क्षेत्र किसके किसके अधीन हो गए? भारत के। और 1962 में पौंडीचेरी भारतीय परिसंघ में किस रूप में शामिल हुआ? यूनियन टेरिटरीज। बात समझ में आई? फिर से समझो। हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ लिया। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांसीसियों की। फ्रांसीसियों की भारत में कितनी कोठियां, कहाँ कहाँ अधिकार था? चंद्रनगर, यनम, पौंडीचेरी, माहे और कराईकाल। अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस जगह कौन रह रहे हैं? फ्रांसीसी। भारत सरकार इन सारे क्षेत्रों को अपने क्षेत्र में मिलाना चाहती है, लेकिन फ्रांसीसी छोड़ नहीं रहे। उन्होंने एक समझौता किया 1948 में, किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच, कि आप चंद्रनगर पर जनमत संग्रह करा लीजिए और जनता जो कहेगी वो हो जाएगा। उनको भरोसा था कि यहाँ की जनता किसमें मिलेगी? फ्रांसीसियों में। लेकिन जनमत संग्रह में परिणाम उल्टे हैं और 7,463 लोगों ने भारत में मिलने का समर्थन किया, जबकि उसके विपरीत 114 सिर्फ लोगों ने किसको किसमें मिलने का समर्थन किया। तो मामला उल्टा पड़ गया ना। मामला उल्टा पड़ते ही फ्रांसीसी गुस्साएंगे। हालांकि चंद्रनगर तब तक वेस्ट बंगाल में शामिल हो गया। अब बचे यहाँ पर नरसंहार होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, लोग मारेंगे काटेंगे। तो इस मामले को, मानवाधिकार के मुद्दे को उठाकर भारत कहां पहुंच गई? यूएनए। यूएनओ ने कहा मानवाधिकार के संरक्षण में कि गलत हो रहा है, और अपनी बेइज्जती को देखते हुए 1954 में ये चारों क्षेत्र वो भारत को देकर वापस चले जाते हैं। किस रूप में भारत स्वीकार करता है? अर्जित क्षेत्र के रूप में। और 1962 में फ्रांसीसी संसद ने इस अधिकार को अनुमोदन दे दिया। यानी अब अगर देखा जाए कि वास्तविक रूप से पौंडीचेरी के जो समस्त क्षेत्र हैं फ्रांसीसियों से लेकर कब भारत शामिल हुए? 1962। पक्का? आगे चले? श्योर? चलो देखो फिर उसके बाद अब किसकी बात करें? और एक, दो और तीन। याद करो, गोवा किसके अधीन? गोवा, दमन दीव और दादरा नागर हवेली। इन तीनों क्षेत्रों पर किसका अधिकार? पुर्तगालियों का। ये वही पुर्तगाली हैं जो गोवा छीन रहे हैं। कब? गोवा पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली। पहला गवर्नर कौन आया पुर्तगाली के रूप में? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। दूसरा कौन आया? अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही वंश से गोवा छीन कर किसके अधिकार कर लिया? अपने अधिकार। यानी 1510 में गोवा पर किसका अधिकार? और 1510 से लेकर 1961 तक ये किसके अधिकार क्षेत्र में रहा? पुर्तगालियों के। भारत आजाद कब हो रहा है? 47। 47 से लेकर 61, इस पर अभी भी कौन है? पुर्तगाली। ये कैसे छोड़ के जाएंगे, समझो। यहां तक समझ आया? चलो।
आ जाओ। ठीक है, 1947 में कौन चला गया? अंग्रेज चले गए, और कौन रह रहा है यहाँ पे? पुर्तगाली। ठीक। भारत ने कहा कि भैया आप छोड़ो, जाइए, लेकिन ये बदतमीज थे बहुत ज्यादा। कौन? मतलब बहुत ज्यादा बदतमीज थे। इन्होंने 1952 में, कहां पर? पुर्तगाल में, लिस्बन में एक कानून बना दिया। समझना क्या हुआ? यानी पुर्तगाली संसद ने एक कानून पारित कर दिया। इस कानून में क्या कहा कि पुर्तगाल के बाहर भी, पुर्तगाल के अधीन में जितने प्रांत हैं उस पर किसका अधिकार? पुर्तगालियों का। पुर्तगाल कहाँ है? बाहर, इस तरफ। पुर्तगाल के बाहर, यानी मान लो ये पुर्तगाल है, इसके बाहर, बाहर है ना ये, इसके बाहर भी अगर कोई क्षेत्र है जिस पर कभी पुर्तगाल ने शासन किया था, वो अब किसके प्रांत हो गए? पुर्तगाल के। ये बात समझ में आई? पक्का? यानी यहां पर रहने के बावजूद भी वहां दूर बैठे पुर्तगाली क्या कह रहे हैं? एक कानून पास करके क्या कह रहे हैं कि यहां से, पुर्तगाल से बाहर भी कोई प्रांत है, उस पर भी, वो प्रांत किसका? पुर्तगालियों का। मामला गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? होगा। देखो, क्या इस कानून के विरोध में भारत आएगा? भारत ने क्या किया? विरोध किया। विरोध जैसे ही हुआ, यहां की जनता, आदेश क्या आ रहा है कि यह प्रांत किसका? पुर्तगालियों का। आदेश दे कौन रहा है? पुर्तगाल की संसद। यहां पे रह कौन रहे? भारतीय। इस कानून से भारतीयों के मन में जन आक्रोश आएगा। जन आक्रोश आएगा तो क्या होगा? विद्रोह। कहां पे हुआ? विद्रोह कहां हुआ? यहां पर। किसके लिए? इस कानून के लिए। जैसे ही विद्रोह हुआ, इस विद्रोह को दबाने के लिए कौन आगे बढ़ेगा? पुर्तगाली। पुर्तगाली इस विद्रोह को दबाएंगे। दबाएंगे तो क्या करेंगे? या तो पुर्तगाल से सेना भेजें, बहुत दूर है, टाइम लगेगा। यह किसके क्षेत्र में है? यह भी पुर्तगाली क्षेत्र में। तो सेना भेजेंगे कहां पर? यहां। लेकिन भारत इस समय क्या है? भारत क्या है? आजाद हो चुका है ना, तो भारत संप्रभु है। भारत संप्रभु है। भारत संप्रभु का मतलब भारत के ऊपर आकाश में किसका अधिकार? भारत का। जमीन में किसका अधिकार? समुद्र में किसका अधिकार? देखो, सेना आए तो कैसे आए? ये पुर्तगाली सेना कैसे आएगी? या तो यहां से आएगी, यहां पे क्या भारत सरकार आने देगी? रोक देगी। फिर उड़ के आओ, उड़ के आओगे तो आसमान पर किसका अधिकार? भारत आने देगा? रोक देगा। मामला क्या हुआ? यहाँ की जनता ने विद्रोह करके किसको हिला दिया? हिला दिया। यहां पर अब क्या हुआ समझो। यहां और यहां जन विद्रोह होने के बाद ये पूरा क्षेत्र किसको दे दिया गया? किसको दे दिया गया? भारत को। कैसे? यूटी के रूप में। आई बात समझ में? अब इसके बाद आ जाओ इस पे। ये कब हुआ? 1962। देखो समझो मेरी बात। ये किसके अधिकार क्षेत्र में? पुर्तगालियों के। 1952 में पुर्तगालियों ने क्या आदेश दिया कि पुर्तगाल के बाहर भी जो अधिकार पुर्तगालियों के अधीन रहे हैं, उस वो किसके प्रांत माने जाएंगे? पुर्तगालियों के। यानी ये प्रांत और ये प्रांत किसके अधिकार क्षेत्र में? पुर्तगालियों के। जैसे ही ये बात इनको पता चली, इन्होंने क्या कर दिया? जन विद्रोह। इस जन विद्रोह को दबाने के लिए पुर्तगाली यहां से सेना भेजेंगे, लेकिन भारत संप्रभु है, तो सेना यहां से यहां पहुंचेगी क्या? नहीं पहुंचेगी। यानी विद्रोह बढ़ता चला गया। विद्रोह बढ़ा। विद्रोह बढ़ने के बाद 1961 में दादर नगर हवेली और दमन दीव को कहा गया? दादर नगर हवेली और दमन दीव को भारतीय परिसंघ के संघ शासित प्रदेश के रूप में मिला लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है। चलो, ये मुद्दा चल रहा है कहां पर? पुर्तगाल और भारत के बीच। ये भी किसके अधीन है? पुर्तगालियों के।
जैसे ही पता चला यहाँ पे जन विद्रोह हुआ और पुर्तगाली दमन करने के चक्कर में है, गोवा पर एक भारत की सेना अंदर घुसेगी, जिसका नाम गोवा मुक्ति संग्राम सेना। ये किसकी सेना है? अब भारत एक सेना भेजेगा कहां पर? गोवा में, कि जाओ और पुर्तगालियों को मार भगाओ। कब की घटना? 1961। पुर्तगाली डरेंगे? डरेंगे? डरेंगे। पुर्तगाली जैसे डरेंगे, पुर्तगाली का अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक दोस्त है। कौन? यूएसए। यूएसए और पुर्तगाल कहां पहुंचेंगे मिलकर? यूएनओ। और यूएनओ में कहेंगे कि भाई साहब, भारत में पुर्तगालियों के साथ अच्छा नहीं हो रहा है, देखिए एक सेना आई और इनको भगा रही है। कहां पहुंच गया मामला? यूएनओ। यूएनओ पहुंचेगा। यूएनओ में 5 स्थायी सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य, वो बात की बात है। 5 स्थायी सदस्य में से यूएसए किसका सपोर्ट कर रहा है? यूएसए कहेगा कि भारत से कहिए कि वो गोवा से अपनी सेना बुला ले। जैसे ही ये बात होती, मानना पड़ता। लेकिन हमारा एक मित्र है रशिया, वो वीटो लगा देगा कि नहीं, भारत जो कर रहा है ठीक कर रहा है, ये गलती किसकी है? पुर्तगालियों की, इनको बाहर भेजो। और जैसे ही यूएसएसआर भारत के पक्ष में आएगा, मानवाधिकार के मुद्दे और इस मुद्दे को लेकर कि भैया ये भारत का क्षेत्र है, आप क्यों हैं आजाद होने के बाद, वापस जाइए। जैसे ही मानवाधिकार और यूएनओ सामने आएंगे 1962 में, गोवा क्या हो जाएगा? गोवा अर्जित क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल हो जाएगा। यानी गोवा हमने कैसे लिया? युद्ध। समस्या हुई राष्ट्रीय एकीकरण को लेकर। अंडमान में देखा हमने कैसे लिया? चंद्रनगर, यनम, पौंडीचेरी, कराईकल और माहे को हमने कैसे लिया? उसके बाद दादरा नगर हवेली दमन दीव को कैसे लिया? और उसके बाद गोवा को कैसे लिया? सोचो अगर ये स्थिति ना होती, सोचो आज का जो वर्तमान भारत है वैसा ना होता और आजादी के समय का भारत ही आज होता, तो सोचो क्या होता। यहाँ पे कौन बैठे हैं? यहाँ कौन बैठा है? यहाँ कौन बैठा है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यहाँ कौन है? यूके नहीं बैठा, लेकिन स्वतंत्र देश के रूप में कौन बैठे? आंग्ल बर्मा। क्या भारत चारों तरफ से घिरा नहीं दिख रहा है? क्या भारत की संप्रभुता कई दिनों तक बची रहती? कुछ दिनों बाद, आजादी के बाद ऐसा होता कि कभी भारत फ्रांसीसियों से लड़ रहा है, कभी यूके से लड़ रहा है, कभी पुर्तगालियों से लड़ रहा है। और लड़ाई के बाद क्या भारत इतनी तेजी से विकास कर पाता जितना वो आज हो पाया? यानी विकास में अवरोध उत्पन्न होता कि नहीं होता? तो ये वल्लभ भाई पटेल की कूटनीतिक है थी, एक अच्छी सोच थी, जिसकी वजह से उनको क्या किया गया? भारतीय राष्ट्रीय एकीकरण में इन सबको अंततोगत्वा मिला लिया गया। समझ में आया? पक्का? चलो, बाकी कल करते हैं। अब लिखो।